हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। जैसे कि हमने जो प्लेलिस्ट डाली थी, तो उसके उसी क्रम में हम जो है प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो चैप्टर हमारा उसमें था कि पाषाण काल के बारे में, प्राचीन भारत का इतिहास, और उसके अंतर्गत जो है पाषाण काल वाला चैप्टर था। तो पाषाण काल को स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी चैप्टर को आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको मैं पहले दिखा देता हूँ आपको कि जो है आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। यदि मैं आपको दिखा दूँ तो इस प्रकार से जो है मैंने इसको सजाया है और इसी के माध्यम से वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और सबसे पहले यदि बात करें तो हम जो है इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देर ना करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इतिहास को पढ़ने से पहले जो है यदि बात करें तो इतिहास को स्रोत के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। जो स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं और उनकी कुछ विशेषता हैं, उनको हम समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक मतलब काल होता है और आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इनमें तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है और इसको समझते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो है क्या। सबसे पहले यदि बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इन तीनों में ही एक विशेषता होती है कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक और आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इन तीनों को में साक्ष्य तो होते हैं। जो जैसे कि बात करें पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं इन तीनों में ही होते हैं। लेकिन बात क्या है कि सबसे पहले इसमें लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य तो होते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जब लिखित प्राप्त नहीं होते हैं तो उनको हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जिसमें लिखित साक्ष्य है ही नहीं और उन्हें पढ़ा भी नहीं जा सकता, तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और इसके अंतर्गत कौन सा काल आता है तो पाषाण काल। पाषाण काल की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है पत्थरों से बने हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें ना तो लिखे हुए हैं और ना ही उन्हें पढ़ा जा सकता है। जब लिखे हुए ही नहीं है तो उन्हें पढ़ कैसे सकते हैं, तो इसके अंदर पाषाण काल को रखा जाता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आधे ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर तीनों में पुरातात्विक साक्ष्य तो तीनों में ही मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। जो आधे ऐतिहासिक काल है यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उनको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। जब पढ़ा ही नहीं जा सका तो उनको इसीलिए उन्हें रखा जाता है आधे ऐतिहासिक काल में। और यदि पढ़ लिया जाएगा, जिस समय इनको पढ़ लिया जाएगा, ये सभी इतिहास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आधे ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य होते तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए उन्हें कहते हैं आधे ऐतिहासिक। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो आगे जो नेक्स्ट भाग में बांटते हैं उसको समझते हैं। ऐतिहासिक में क्या होता है कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी होते हैं और उनको पढ़ा भी जा सका, इसीलिए वो बन जाता है ऐतिहासिक। ठीक है, और इसको यदि बात करें तो वैदिक काल से जो आगे के चैप्टर आते हैं, जैसे महाजनपद का काल और लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है 600 BC में के बाद जो है ऐतिहासिक मतलब विवरण मिलना प्रारंभ हो जाता है। और इसीलिए अब तीनों में थोड़ा सा फैक्ट है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं और इसमें सबसे पहला है प्रागैतिहासिक। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, इसीलिए उन्हें पढ़ा नहीं जाता और इसके अंदर पाषाण काल को रखते हैं। दूसरा आधे ऐतिहासिक काल। इसके अंदर लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़े नहीं जा सके, इसीलिए इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन आज तक उसकी लिपि जो है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता की वो बहुत चित्रात्मक है, मतलब उस पर चित्र बने हुए हैं कुछ, और उनको आज तक जो है पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा जो है ऐतिहासिक, इसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य भी होते हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। तो वैदिक सभ्यता से जो आगे के चैप्टर्स हैं इतिहास में, उनको जो है ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 3 भागों में स्रोतों के आधार पर इतिहास को बांटा जाता है। अब हम समझ लेते हैं आगे का जो चैप्टर उसको समझते हैं। आगे की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक हमने पढ़ा था इसी को हम पढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करें तो इसको सबसे पहले इसकी जानकारी जो थी वो
रॉबर्ट ब्रेथफुट जो थे इन्होंने 1863 ईस्वी में प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी दी और प्रागैतिहासिक के अंतर्गत जो है पाषाण काल को रखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो क्या क्या फैक्ट है उसको समझते हैं। 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल और कांस्य काल एवं लौह युग में बांटा। तो सबसे पहले हमें डेट पता होना चाहिए कि 1820 में जर्गेनस थॉमसन एक व्यक्ति थे। इन्होंने पाषाण काल जो प्रागैतिहासिक काल है इसके अंतर्गत जो है पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग को तीनों भाग में बांट दिया। अब इसमें क्या है, थोड़ी से फैक्ट हैं उसको समझते हैं। जिस काल में पाषाण अर्थात पाषाण को पत्थर भी कहते हैं, तो जिस काल में पाषाण का प्रयोग हुआ था अर्थात पत्थरों का प्रयोग हुआ उस काल को हमने पाषाण काल कहना प्रारंभ कर दिया। और जिस काल में कांस्य मतलब कांसा जो होता है, कांस्य काल जैसे कि कांस्य काल कहते हैं, तो कांसा जो होता है वो कॉपर प्लस टिन अर्थात कॉपर को तांबा भी कहते हैं, तो कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है कांसा। तो जिस काल में कांसे का प्रयोग हुआ उस काल को कांस्य काल कहना प्रारंभ कर दिया। और जिस काल इसके बाद लौह युग, जिस काल में लोहा होता है उसका प्रयोग प्रारंभ हो गया उस काल को हम लौह युग कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो लोहे की खोज की यदि बात करें तो 1000 ईसा पूर्व है, उसी समय जो है लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। और जो उत्तर वैदिक काल है देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल से ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। और अब हम इनको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे पाषाण काल, जो पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग हुआ था और जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और कांस्य काल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें कांसे का ही सबसे अधिक प्रयोग हुआ था अर्थात कांसा जो था वो कॉपर प्लस, कॉपर को तांबा भी कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। तो तांबा प्लस टिन से बना हुआ धातु होता है कांसा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक कांसे का ही प्रयोग हुआ था। एवं लौह युग की बात करें तो उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो ये तीनों भागों में जो है प्रागैतिहासिक काल को बांट दिया जाता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकाले उनको भी समझते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो भारतीय पुरातत्व विभाग होता है इसके जनक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी इन्होंने महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अगर आपसे पूछे हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है हमारा तथ्य, पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पाषाण काल है इसको यदि बात करें तो इधर हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था कि जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसी के माध्यम से हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रथम प्रमाण, जो प्रथम प्रमाण की यदि बात करें तो जो पाषाण काल है इसके अंतर्गत जो प्रथम बात खोजा गया था उनके बारे में। कृषि का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कृषि का अगर आपसे पूछा है कि जो है प्राचीन इतिहास में कृषि का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है तो मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो कृषि का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है और ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है बागौर। बागौर इसकी बात करें तो ये राजस्थान में है बागौर, और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। तो बागौर एवं आदमगढ़ इन दोनों स्थानों से पशुपालन की पहली शुरुआत मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रथम प्रमाण, तो आप यहाँ से गैस भी कर सकते हैं। अगर आपसे कृषि का पहला प्रमाण पूछा जाए तो मेहरगढ़, जो कि कहाँ है तो पाकिस्तान में, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। तो आप कृषि का पहला प्रमाण मेहरगढ़ पाकिस्तान से याद कर सकते हैं। बागौर जो कि हमारे राजस्थान में है और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। इन दोनों स्थलों से पशुपालन की पहली शुरुआत के बारे में सबसे पहले पता लगाया गया था। नेक्स्ट है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से चावल के प्रथम प्रमाण जो है ये इसीलिए बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। पूछा जाता है कि चावल के सबसे पहले प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं तो कोल्डी हवा। और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मानव द्वारा प्रयोग में जो प्रथम थे उनके बारे में समझते हैं। मानव द्वारा प्रयोग मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर प्रथम प्रमाण किया था। तो दोनों ही जो 6 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम अगर आपसे पूछा कि मानव द्वारा प्रयोग प्रथम हथियार कौन सा था तो कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी जो कि तांबे की कुल्हाड़ी थी। इसके साक्ष्य जो थे यदि हम बात करें तो अत्रपंकम, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। अत्रपंकम जो कि तमिलनाडु में ये स्थल स्थित है, तो यहीं से जो है कुल्हाड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले थे। और
पहला धातु जो मानव द्वारा प्रयोग पहला धातु था, इसकी यदि हम बात करें तो तांबा। ठीक है, तांबा जो था मानव द्वारा प्रयोग पहला धातु था। और पहला जानवर अगर आपसे पूछा जाए कि मानव द्वारा जो प्रयोग मतलब कह सकते हैं कि उसके साथ रहने वाला या पालतू जानवर, तो मानव द्वारा जो पहला जानवर जो था पालतू बनाया गया था उसे कुत्ता के नाम से जाना जाता है। तो इस 6 प्रश्न जो है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे कि हमें याद हो जाए। तो सबसे पहले कृषि का पहला प्रमाण अगर आपसे पूछा है तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। बागौर और आदमगढ़ से, बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो इन दोनों स्थान से पशुपालन की पहली शुरुआत के बारे में पता लगा था। कोल्डीवा जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ से चावल के प्रथम प्रमाण मिले थे। और नेक्स्ट है मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए जो थे प्रथम हथियार क्या था, तो कुल्हाड़ी थी जो कि तांबे की कुल्हाड़ी थी। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जो अतरमपक्कम है तमिलनाडु, यहाँ से मिले हैं। और पहला धातु जो था प्रयोग में लाया गया वो तांबा था। पहला जानवर जो कि कुत्ता, जो पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता था। अब हम समझ लेते हैं अपने जो महत्वपूर्ण मेन चैप्टर हो उसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पाषाण काल जिसे स्टोन एज कहते हैं, हालांकि हम समझ चुके हैं। अब हम इसको समझने वाले हैं। जैसे कि मैंने लिखा था कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके आधार क्या है उसको समझते हैं। आधार जो होता है इसकी इसी के माध्यम से हम पढ़ते हैं। तो जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले पुरा पाषाण काल, और इसके बाद मध्य पाषाण काल, और इसके बाद नव पाषाण काल। इन 3 कालों में जो है पाषाण काल को बांटा गया है, क्योंकि इसको जो है इसके कालक्रम के अनुसार इनको बांटा गया था। तो इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो आधार है उसको काल। ठीक है, तो काल मतलब 25 लाख BC। ये 25 लाख BC को ईसा पूर्व कहते हैं। और जैसे कि BC क्या होता है समझ लेते हैं। BC और AD, जैसे AD कहीं पर लिखा होता है या BC, तो BC होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात इसे हिंदी में तो कहते हैं ईसा पूर्व। जैसे मैं लिख देता हूँ ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। और AD जो होता है इसे कहते हैं ईसवी। तो ये तो AD को ईसवी कहते हैं और BC को ईसा पूर्व। ईसा पूर्व अर्थात क्या होता है, जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व कहा जाता है BC को। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के जिनका जन्म होता है उनको हम AD अर्थात ईसवी के रूप में वर्णित करते हैं। तो BC और AD ये होता है। तो अब हम समझ लेते हैं। इसे काल की यदि हम बात करें तो पुरा पाषाण काल का जो काल था ये 25 लाख BC से मतलब ईसा पूर्व से लेकर 10,000 BC के बीच का जो काल था ये पुरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। और क्योंकि ये देखा जाए तो सबसे अधिक जो मानव ने अपने जीवन व्यतीत किया था वो इसी काल के अंतर्गत व्यतीत किया था। इसके बाद यदि बात करें तो मध्य पाषाण काल की यदि हम बात करें तो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC के अंतर्गत जो है मध्य पाषाण काल को हम पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है नव पाषाण काल तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो नव पाषाण काल था इसकी अगर काल की बात करें तो 10,000 BC से लेकर 1,000 BC के अंतर्गत नव पाषाण काल को रखा जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी 10,000 BC से लेकर 4,000 मतलब 4,000 BC तक है, और यहाँ से भी 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक है। तो इसकी यदि बात करें तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इन दोनों को यदि बात करें तो एक संक्रमण काल था, जिसके माध्यम से जो मध्य पाषाण काल था यहाँ पर जो खोजें थी वो थोड़ी धीमी थी, जिसके कारण यहाँ पर चल रहा था मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल जो था यहाँ पर जो खोजें थी वो थोड़ी यहाँ से अधिक विकसित थी, जिसके कारण जो है नव पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों काल जो थे वो एक ही समय में आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए इन दोनों कालों को हम संक्रमण काल के नाम से जान लेते हैं। जैसे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि संक्रमण काल, क्योंकि जहाँ पर खोजें अधिक चल रही थी उसे हम नव पाषाण काल के अंतर्गत रख लेते हैं, और जहाँ पर खोजें थोड़ी धीमी चल रही थी उसे हम मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रख लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था ये 10,000 BC से 4,000 BC के अंतर्गत रखा जाता है। कभी कभार आप यहाँ पर देखेंगे कि नव पाषाण काल का जो काल है वो 4,000 BC से लेकर 1,000 BC के अंतर्गत भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों थे कालक्रम। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो आगे फैक्ट है उनको समझते हैं। नेक्स्ट हमारा चरण की यदि हम बात करें तो जो पुरा पाषाण काल था
मैं आपको दिखा देता हूँ पुरापाषाण काल। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि ये पुरापाषाण काल जो 25 लाख BC मतलब ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कालक्रम था, जिसके माध्यम से इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो इसको पूर्व पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं, और मध्य पुरापाषाण काल, और उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल। तो जो पुरापाषाण काल था इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन जो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन दोनों को इनके कालक्रम के अनुसार इनको नहीं विभाजित किया है। तो केवल हमें यही पढ़ना है कि पुरापाषाण काल जो था इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। अब हम आगे समझ लेते हैं। आगे हम यदि बात करें तो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं लक्षण। अब लक्षण के बारे में जो विशेषताएं होती हैं उनको समझ लेते हैं। तो ये तो है पुरापाषाण काल, ठीक है। तो पूरा मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो जो पुरापाषाण काल है इसी की ये सभी विशेषता हैं, और ये जो है इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो सभी मध्य पाषाण काल की विशेषता हैं, और इसके अंतर्गत जो है नवपाषाण काल है, तो इसके नीचे जो भी विशेषता हैं वो नवपाषाण काल की ही विशेषता हैं। अब हम समझ लेते हैं। जो लक्षण में यदि बात करें तो पुरापाषाण काल में विशेषताएं क्या थी कि मनुष्य जो था वो आखेटक था। आखेटक अर्थात शिकारी। तो आखेटक क्या होता है कि वो अपनी भूख की तलाश में जो है जंगलों में भटकते रहते हैं और जानवरों को मार के खा जाते हैं। तो आखेटक या शिकारी का यही कार्य होता है। और दूसरे नंबर पर इनकी विशेषता थी कि खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक अर्थात अपने भोजन के तलाश में जंगलों में घूमते थे और जो है जानवरों को मार के खा जाते थे। इसके कारण ये आखेटक भी थे और खाद्य संग्राहक। और जहाँ पर जैसे कि एक जंगल में जाते थे और वहाँ के जानवरों को जब मार के खा जाते थे तो उसके बाद जो है दूसरे जंगलों में चले जाते थे। तो इनकी जो भूमिका थी ये पुरापाषाण काल में एक खाद्य संग्राहक और एक आखेटक अर्थात शिकारी की इनकी भूमिका थी। तो इसकी विशेषता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आखेटक एवं शिकारी की मतलब किस काल में मनुष्य था, तो आपका उत्तर होना चाहिए पुरापाषाण काल। हालांकि आखेटक और खाद्य संग्राहक जो है मध्य पाषाण काल में भी था मनुष्य। तो और इसकी विशेषता कहती कि कृषि एवं पशुपालन, यहाँ पर मनुष्य जो था वो आखेटक भी था अर्थात शिकारी था और खाद्य संग्राहक की भूमिका में निर्वाह कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कृषि और पशुपालन की कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट में जो मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में क्या था कि मनुष्य जो था वो आखेटक तो था अर्थात शिकारी था और खाद्य संग्राहक भी था अर्थात अपने भोजन की तलाश में जो है इधर उधर घूमता रहता था। तो आखेटक भी था और खाद्य संग्राहक भी था। लेकिन नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। तो इसकी ये जो विशेषता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जाता है कि जो पशुपालन की शुरुआत है वो सर्वप्रथम कौन से काल से प्रारंभ होती है। तो मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन की शुरुआत होती है। लेकिन यदि पूछा जाए कि विधिवत शुरुआत कौन से काल से होती है, तो विधिवत जो है वो नवपाषाण काल से ही प्रारंभ होती है। लेकिन इसकी जो व्यवहारिक शुरुआत है वो हो जाती है मध्य पाषाण काल से पशुपालन की। और मैंने आपको बताया भी था कि बागौर जो कि राजस्थान में और आजमगढ़ MP में, तो MP अर्थात मध्य प्रदेश, यहीं से सबसे पहले इसके साक्ष्य मिले थे पशुपालन के। और प्रथम पालतू पशु जो था वो मैंने आपको बताया कि कुत्ता था। तो ये 3 इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो आखेटक या शिकारी यहाँ भी था और खाद्य संग्राहक भी था। तो ये विशेषताएं दोनों जो थी वो दोनों में सिमिलर ही थी, लेकिन यहाँ पर एक नई विशेषता आपको मिली है कि यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो जाती है और प्रथम पालतू पशु जो था वो कुत्ता था। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ देते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की यदि बात करें तो यहाँ पर कृषि की जो है खोज हो गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कृषि की खोज कौन से काल में हुई थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि नवपाषाण काल में। और पशुपालन की जो है विधिवत शुरुआत आपसे पूछा जाएगा, 2 प्रश्न बनेंगे। पहला कि पशुपालन की व्यवहारिक शुरुआत किस काल में हुई, तो हुई थी मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन की विधिवत शुरुआत कौन से काल में हुई, तो हुई थी जो है नवपाषाण काल में। क्योंकि यदि हम बात करें जो प्रथम पालतू पशु था कुत्ता की यदि बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर था और वफादार भी था। तो जो है ये देखा जाए तो इसका उपयोग जो है वो आज के समय में भी बहुत है और पहले भी मतलब ये सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण जानवर था, तो इसीलिए कहा जाता है। और यदि हम बात करें नवपाषाण काल में तो कृषि जो था देखा जाए तो मनुष्य को स्थायी करने के लिए कृषि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब कृषि मनुष्य ने जब नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत की
तो कृषि को बचाने के लिए मनुष्य को स्थायी रहना पड़ा एक स्थान पर, क्योंकि कृषि को देखने के लिए मनुष्य को एक स्थान पर रहना पड़ेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मनुष्य जो था पुरापाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में आखेटक अर्थात खाद्य संग्रह की भूमिका में था। तो क्या था कि यहाँ पर इधर उधर भटकते रहते थे, तो अगर इधर उधर भटकेंगे तो कृषि मतलब नहीं देख सकते ना। तो इसीलिए जब कृषि की शुरुआत हुई तो कृषि को देखने के लिए मनुष्य को एक जगह पर स्थायी रहने की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए कृषि को जब कृषि की शुरुआत हुई, और इसीलिए यहाँ पर मैंने विशेषताएं भी लिखी हैं कि जब कृषि की शुरुआत हुई इसके बाद पशुपालन की भी शुरुआत हुई, क्योंकि कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड ही रहते हैं। तो और दूसरी बात, समाज स्थायी की अगर आपसे पूछा है कि जैसे कि यहाँ पर जब कृषि की शुरुआत हुई तो मनुष्य जो है वो एक जगह पर, समाज जो मनुष्यों का समाज जो था वो एक जगह पर स्थायी रहना प्रारंभ हुआ। तो समाज स्थायी निवास प्रारंभ जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो नवपाषाण काल में ही ये प्रारंभ हुआ। अब हम समझ लेते हैं आगे जो विशेषताएं उनको समझते हैं। आगे अगर विशेषताओं की देखें तो औजार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो पुरापाषाण काल है यहाँ पर क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड, जो क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड थे इनसे बने हुए हथियारों का प्रयोग करते थे मनुष्य। और आगे हम बात करें तो जो क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड थे ये बड़े बड़े पत्थरों से काटकर बनाए जाने वाले हथियार थे। नेक्स्ट यदि हम बात करें मध्यपाषाण काल में, तो मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पत्थर के बने हुए हथियार होते थे। माइक्रोलिथ जो कि एक सूक्ष्म पत्थर होता था, जो कि मध्यपाषाण काल की विशेषता है। और जो नवपाषाण काल के हथियार थे इनकी यदि बात करें तो ये स्लेट से बने हुए होते थे। तो तीनों में विशेषता है कि पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड से बने हुए होते थे, और यहीं मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ जो कि एक सूक्ष्म पत्थर था इससे बने हुए हथियार होते थे, और नवपाषाण काल में तो स्लेट से बने हुए होते थे। अब हम नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण स्थल हैं इनसे समझ लेते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण स्थल आप देख लेते हैं। पुरापाषाण काल में अतरंबक्कम मैं आपको बता दूँ कि तमिलनाडु में है, और यहीं से सबसे पहले यदि बात करें तो जो है जो कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले थे। तो अतरंबक्कम जो कि तमिलनाडु में है और हथनोरा मध्य प्रदेश से, यहाँ से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुरापाषाण काल में मानव की खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो अतरंबक्कम जो कि तमिलनाडु में है और हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहीं से मानव की खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले थे। और नेक्स्ट जो है इसको समझते हैं भीमबेटका। भीमबेटका की यदि हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा घाटी में स्थित है। ठीक है, नर्मदा घाटी में स्थित है, और यहाँ से चित्रकारी के प्रथम एवं प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और ये एक काल से नहीं, जैसे कि यहाँ पर पुरापाषाण काल लिखा हुआ है, तो पुरापाषाण काल ही नहीं, ये मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल ये दोनों कालों से भी मिले थे, अर्थात तीनों कालों के जो है चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, और ये कहाँ है तो नर्मदा घाटी में, मतलब नर्मदा घाटी से मिले थे। तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में और नर्मदा घाटी में है, तो नर्मदा घाटी से चित्रकारी के तीनों काल के जो है साक्ष्य मिले थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने तीनों काल दे। और नेक्स्ट जो है मिर्जापुर। मिर्जापुर की यदि हम बात करें तो तीनों यहाँ से जो है तीनों काल के औजार प्राप्त हुए थे। तो भीमबेटका से तीनों काल के जो है चित्रकारी के साक्ष्य, और मिर्जापुर से तीनों काल के औजार। अब हम समझ लेते हैं जो है मध्यपाषाण काल की जो महत्वपूर्ण स्थल है उनको। यहाँ से यदि बात करें तो चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, और मृदभांड, चौपानी मांडो जो था यहाँ ये उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और ये सरायन हराय है, यहाँ से भी जो है मृदभांड के साक्ष्य मिले थे। तो चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले थे। मृदभांड क्या होते हैं, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उन्हें मृदभांड कहते हैं। तो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से सबसे पहले जो है मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले थे। और सराय नहराय ये भी महत्वपूर्ण स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में है। बागौर जो कि हम बात कर चुके हैं पहले ही, बागौर राजस्थान में है और आजमगढ़ मध्य प्रदेश में। इन दोनों स्थलों से यदि बात करें तो पशुपालन की जो प्रथम शुरुआत थी उसके बारे में इन्हीं दोनों स्थलों से पता चलता है। अब नेक्स्ट यदि बात करें तो नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के जो स्थल थे यहाँ पर बुर्जहोम है। ये बुर्जहोम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम कहाँ है तो कश्मीर में। और यहाँ से गर्तवात, गर्तवात क्या होता है, गड्ढे में जो
जो मनुष्य थे वो गड्ढे में रहते थे, उसी को कहते हैं गर्तवास। तो गड्ढे में रहने के जो आवास मिले थे उसे ही गर्तवास कहा जाता है। तो बुर्ज होम से गर्तवास के साथ कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के भी प्रमाण मिले हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के जो है साक्ष्य कहाँ से मिले, तो बुर्ज होम कश्मीर से। ठीक है। और नेक्स्ट है गुफा कराल। गुफा कराल की यदि हम बात करें तो ये भी कश्मीर में ही स्थित है, और यहाँ से भी जो है गर्तवास के जो है साक्ष्य मिले थे। तो बुर्ज होम कश्मीर में, और गर्तवास और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के प्रमाण बुर्ज होम से मिले थे। और गुफा कराल ये भी कश्मीर में स्थित है, यहाँ से भी गर्तवास के जो है साक्ष्य मिले थे। तो नेक्स्ट और समझ लेते हैं हम चिरांद। ये चिरांद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चिरांद जो है बिहार में स्थित है, और चिरांद की यदि हम बात करें तो बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। और इसके बाद जो है कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है, और कोल्डीवा से जो है चावल के प्रथम साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट यदि बात करें तो खोज के यदि बारे में बात करें तो आग। सबसे पहले जो पुरापाषाण काल को समझते हैं, फिर मध्य पाषाण काल या फिर नवपाषाण। तो सबसे पहले जो आग की खोज थी वो पुरापाषाण काल में ही हुई थी। ठीक है। सबसे पहले यदि बात करें तो आग की खोज जो है वो पुरापाषाण काल में ही हुई थी। आपसे पूछा है कि आग की खोज कहाँ हुई थी, तो पुरापाषाण काल में। इसके बाद आग का जो प्रयोग था, वो आग का प्रयोग जो था वो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद बात करते हैं पहिया, कृषि एवं समाज। तो पहिए जो कि जीवन को गति देने वाले पहिए, एवं आगे बात करते हैं कि जो बैलगाड़ियाँ थी उनमें प्रयोग करने के लिए पहियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो पहिया जो की खोज जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और एक खोज कब हुई थी, नवपाषाण काल में इसकी खोज हुई थी। और कृषि की खोज जो थी ये भी हुई थी जो है नवपाषाण काल में। और समाज की जैसे बात कर ही चुके हैं, तो समाज जो स्थायी स्थायी निवास पर मतलब स्थायी समाज का जो निवास प्रारंभ था, इसको जो है नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। तो 3 खोजें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पहिए की खोज जो कि चाक के लिए एवं बैलगाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और कृषि के लिए भी बात करें तो कृषि की भी खोज जो है वो नवपाषाण काल में ही हुई थी। और समाज जो स्थायी समाज था, इसकी स्थापना भी जो है नवपाषाण काल में ही हुई थी। तो पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और आग का जो विधिवत प्रयोग है, अगर आपसे पूछा कि आग की खोज कब हुई, तो आप उत्तर देंगे पुरापाषाण काल। और पूछा जाएगा कि आग का प्रयोग कब मतलब सबसे अधिक किस काल में हुआ, तो हुआ था जो है मध्यपाषाण काल में। और बाकी पहिए की खोज, कृषि एवं समाज, इन तीनों को हम नवपाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने जो भी फैक्ट थे उनको रखा है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। और इस वीडियो को आप 2-3 बार जब देखेंगे तो सारे फैक्ट जो हैं वो आपके समझ में आने लगेंगे। तो इस वीडियो को 2-3 बार आप देखें और इसका आनंद उठाएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।